एक्टिव पैसिव वॉइस, इनको लेकर बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं और वो जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन पर पिछनता ही नहीं है कि कौन सा एक्टिव का है कौन सा पैसिव का है। इंग्लिश की तो छोड़ो, उन्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज में यानी कि जिस लैंग्वेज को वो अपने बचपन से बोलते आ रहे हैं उसमें भी उनको ये नहीं पिछनता कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव का है और कौन सा सेंटेंस पैसिव का है। तो आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश तो सीखोगे ही, साथ में अपनी जो मातृभाषा है, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, उसके बारे में भी सीखोगे कि आपको कैसे पहचानना है कि ये सेंटेंस एक्टिव का है और इसे हमें इंग्लिश में एक्टिव वाले स्ट्रक्चर से बनाना है, और ये सेंटेंस आपका पैसिव का है और इसको हमें इंग्लिश में पैसिव वाले स्ट्रक्चर से बनाना है। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और जिसमें आप एक्टिव पैसिव से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर लोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपको टेंस नहीं आते हैं तो सबसे पहले आप जाकर टेंस सीखिए। विदाउट टेंस आप एक्टिव पैसिव वॉइस को नहीं सीख सकते। यदि आपको टेंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है और वीडियो में हमारे साथ आगे बढ़ते चलिए, और यदि नहीं आते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बचपन की यादें। बचपन की यादें का मतलब है जिन चीज़ों को हम टेंसेज में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये सब आपको पता है कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 तरह के टेंस होते हैं। अब इन 3 तरह के टेंसों को आपको अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ये सब आप जानते ही हैं। तो कौन कौन से हैं? एक है इंडेफिनिट, एक है कंटिन्यूअस, एक है परफेक्ट और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हैं आपके 4 भाग जो कि टेंस की 4 कैटेगरी मानी जाती हैं। अब इन चारों को आप किस तरह से पढ़ते हो, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं। मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ आपकी जो भी मातृभाषा है यानी कि जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी आपको बता दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम दूध बेच रहा है। अब इस सेंटेंस को जरा मैं आपको तोड़कर बता देता हूँ। राम है इसमें आपका सब्जेक्ट, दूध है आपका ऑब्जेक्ट, बेचना हो गया इसमें वर्ब, और रहा है ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के हिसाब से। तो राम दूध बेच रहा है यानी कि आपका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया। अब राम कार्य किस पर कर रहा है? राम कर रहा है दूध पर कार्य। क्या कार्य कर रहा है? दूध पर बेचने का कार्य कर रहा है कि भाई वह दूध को बेच रहा है, इसलिए सब्जेक्ट जिस पर कार्य करता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो कार्य सब्जेक्ट करता है उसे कहते हैं वर्ब, और जो लास्ट में जो भी कुछ है उसे आप हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं। अब जरूरी नहीं है लास्ट में जो बच गया वो हेल्पिंग वर्ब ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है जो आपके सेंटेंस में हो। तो आप इसे मोटा मोटा समझ गए कि एक्टिव का मतलब है जिसमें सारी चीजें हो, सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, हेल्पिंग वर्ब भी हो, वर्ब भी हो। अब देखिए नेक्स्ट, अब मैंने इसको पैसिव में ट्रांसलेट कर दिया और क्या लिख दिया? दूध बेचा जा रहा है। अब दूध बेचा जा रहा है, अब मैंने इसमें से राम को तो गायब कर ही दिया, तो मतलब अब मेरा फोकस है दूध पर कि भाई दूध बेचा जा रहा है। अब राम हमने लिखा नहीं है। तो इसी तरह से पैसिव का मतलब है जिसमें हम सब्जेक्ट को दिखाना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, उसे हम कहते हैं पैसिव। और एक्टिव में हम सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं कि वे राम दूध बेच रहा है, हमारा मतलब है राम से। अब यहाँ पर श्याम लिख सकते हो, घनश्याम लिख सकते हो, रामू, जो भी आपको बोलना है वो आप लिख सकते हो, लेकिन पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है कि भाई दूध बेचा जा रहा है। अब किसके द्वारा बेचा जा रहा है ये हमने लिखा नहीं है और ना ही हमें लिखने की जरूरत है। कई बार आपको लिखना पड़ जाता है तो आप लास्ट में लिख सकते हैं दूध बेचा जा रहा है राम के द्वारा, इस तरह से। अब चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है एक्टिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है आपका किसका? एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब नीचे हमने लिख दिया पैसिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वी और उसके बीच में 3 लिखा हुआ है ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे से उठकर आगे आ गया इंग्लिश में जब आप इसे ट्रांसलेट करोगे। तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में आपको यदि पैसिव बनाना नहीं आ रहा है तो सिंपल से पहले उसका एक्टिव में लिख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे रख दीजिए। फिर क्या करना है आपको? वर्ब। आपके सेंटेंस में जो एक्टिव का है, कोई भी वर्ब हो, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी हो, कुछ भी हो, सब कुछ ट्रांसलेट होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
कुछ भी हो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, चाहे वो कोई सी भी वर्ब क्यों ना हो, कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको यदि आप चाहते हैं तो सबसे लास्ट में लिख सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है, बाय लगाकर सबसे लास्ट में से लिख सकते हैं। तो ये होते हैं आपके एक्टिव पैसिव वॉइस। आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक ले जाते आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने 10% ही पढ़ा है सिर्फ। अब देखिए नेक्स्ट हमने आपके लिए 2 स्ट्रक्चर और लिखे हुए हैं। एक है रामू वहां किताब बेचता है, तो हमारा फोकस है रामू पर कि भाई रामू बेचता है वहां पर किताब, वहां पर घनश्याम किताब बेचता है, तो हमारा फोकस है रामू पर, घनश्याम पर, ना कि किताब पर। अब इसका पैसिव देखिए, वहां किताबें बेची जाती हैं, तो अब हमारा फोकस है किताबों पर कि भाई वहां किताब बेची जाती हैं। आपके साथ कोई दोस्त है और आप रास्ते से गुजर के जा रहे हो, अब वो उस गली से निकल कर जा रहा है जहां पर किताबें बेची जाती हैं, और आप बोल रहे हो यार इधर मत जाओ, यहाँ तो किताबें बेची जाती हैं, हमें तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो मतलब आपका फोकस है किताब पर। अब आपने जो सब्जेक्ट उस पर फोकस नहीं किया ना कि भाई यहाँ पर तो राम किताब बेचता है, यहाँ से नहीं लेंगे, वहां से लेंगे जहाँ श्याम किताब बेचता है। यदि आप ऐसा बोलोगे तो आप इसे एक्टिव में लेकर जाओगे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट पर फोकस किया, राम और श्याम पर। लेकिन यहाँ आपने फोकस किया है ऑब्जेक्ट पर, वहां किताबें बेची जाती हैं, इस तरह से। एक और देखिए, मैंने उसे भेज दिया है, ये मानी एक्टिव का सेंटेंस यहां पर लिखा है कि मैंने उसे भेज दिया है। अब मैं हूं यहां पर भेजने वाला। अब नेक्स्ट देखिए, उसे भेज दिया गया है। अब भाई किसने उसको भेजा है ये तो पता ही नहीं है, तो मतलब फोकस किस पर है, उस पर है जो भेजा गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर फोकस है। तो इस तरह से आप एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस कर सकते हैं। चलिए, अब बहुत ज़्यादा आपका दिमाग खराब हो गया होगा मुझे पता है, तो अब हम फोकस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि सर हर वीडियो में अपनी बुक का प्रमोशन कर देते हैं, तो भाई ये करना पड़ेगा, तभी तो ये बेचेंगे और तभी आप इंग्लिश सीखोगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। तो मैं ये जो पॉइंट बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड होंगे, और किसी को जोड़ना मत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इनको मत जोड़ना, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है इंडेफिनेट। अब देखिए, इंडेफिनेट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेंगी कंटिन्यूअस वाली, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो आप कंटिन्यूअस में किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, जो आप कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी, वो सब की सब हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनेट में यूज होंगी। जैसे कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट में आप यूज करेंगे इज एम आर का, पास्ट के इंडेफिनेट में यूज करेंगे वाज और वर का, और फ्यूचर के इंडेफिनेट में यूज करेंगे विल बी का। तो कंटिन्यूअस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो उठकर आपकी प्रेजेंट के जो आपका इंडेफिनेट होगा, जो भी टेंस का, उस टेंस के इंडेफिनेट में लग जाएंगी। अब भाई हमने जो कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको तो लगा दिया इंडेफिनेट में, फिर कंटिन्यूअस में क्या यूज होगा, तो भाई कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, प्लस में बीइंग लग जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में लगती है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हटकर अब यहाँ पर लग जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग, इस तरह से। इसी तरह से पास्ट में वाज वर प्लस बीइंग, और इसी तरह से जो है आपका फ्यूचर में कुछ नहीं लगेगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस बनता ही नहीं है। कभी आप उसे भी बनाने लग जाओ विल बी के साथ बीइंग लगा तो नहीं, फ्यूचर का कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, सिर्फ कंटिन्यूअस बनेंगे प्रेजेंट और पास्ट के। अब बच गया परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जैसे कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है हैज, हैव और उसके साथ बीन। अब ये जो बीन है ये आपका लग जाएगा परफेक्ट में, यानी कि हैज, हैव, बीन, ये परफेक्ट में यूज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट के लिए। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यहीं पर देखिए, जो इंडेफिनेट है उसमें जो आप शुरू में एक्टिव देखिए, एक्टिव में क्या क्या चीज यूज करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। और जो पैसिव है इसमें आप क्या करना है, आपको डू डज वगैरह नहीं लगाने हैं, आपको लगा देना है इज एम आर। जो इंडेफिनेट है उसमें आपको इज एम आर का यूज कर देना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में।
अब कंटिन्यूअस है जो आपका एक्टिव में आप यूज करते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन आपको पैसिव में यूज करना है इज एम आर प्लस बीइंग जो आपका कंटिन्यूअस होगा प्रेजेंट का। परफेक्ट में आप हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं सिंपली, लेकिन अब आपको यूज करना है हैज है प्लस बीन। और एक बात हमेशा गांठ बांध लो कि आपको इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कोई आईएनजी वाईएनजी नहीं लगेगी और ना ही कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका बनता ही नहीं है किसी भी जो है टेंस का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट का। पास्ट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऊपर एक्टिव और पैसिव लिखे हुए हैं। तो एक्टिव में देखिए इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन अब आपको पैसिव बनाते टाइम इंडेफिनिट में यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर, इन दोनों में से किसी एक का आपके सब्जेक्ट के अनुसार। कंटिन्यूअस में आप यूज करते हैं एक्टिव में वाज वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, लेकिन पैसिव में आपको यूज करना है वाज वर प्लस बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से। परफेक्ट में यूज करते हैं आप हैड एक्टिव में, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। देखिए सिर्फ आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही चेंज करनी है। अब आपको परफेक्ट में यूज करना है हैड बीन का, और इसमें भी आपका सेम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट है एक और जो है आपका फ्यूचर। फ्यूचर में आप क्या यूज करते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर में इंडेफिनिट में आप एक्टिव में यूज करते हैं विल का, लेकिन अब आपको पैसिव में बनाते टाइम यूज करना है विल बी। अब एक चीज गौर करने की यहाँ पर यह है कि हम फ्यूचर के कंटिन्यूअस में यूज करते हैं विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव बनेगा ही नहीं। ये आप हमेशा याद रखना, कभी आप इसके साथ भी बीइंग लगाकर इसका पैसिव बना दो, नहीं बनेगा, ये बात दिमाग में लगा लो। जो आपका फ्यूचर टेंस है उसमें सिर्फ दो ही प्रकार के जो है पैसिव वॉइस बनते हैं, एक इंडेफिनिट वाला, एक परफेक्ट वाला। अब परफेक्ट में आप यूज करते हैं विल हैव एक्टिव में, लेकिन पैसिव में आपको यूज करना है विल हैव बीन। तो इस तरह से आप एक्टिव और पैसिव इन दोनों को आसानी से समझ सकते हैं तीनों टेंसेज में। तो चलिए आपको एक और दिखा देता हूं मैं एक चीज। अब आपको पता चल गया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और उसके साथ ही सी इट और किसी व्यक्ति का नाम, इनके साथ आपको यूज करना है इज वाज हैज और डज, इन चारों का। इसके अलावा और जो कुछ बच जाते हैं उन सब के साथ आपको जो भी आपके पर्सन बच गए उन सब के साथ यूज करना है। और जो आपका डिड, हैड और विल, ये आपके सबके साथ यूज होंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन इनके साथ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा इज वाज हैज डज किसके साथ यूज होगा, और जो नीचे है विद ऑल यानी कि डिड, हैड, विल, ये सब किसके साथ यूज होगा। तो आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गए। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं जिससे कि आपको और समझ में आए। देखिए एक्टिव में मैंने लिखा है रामू किताब बेचता है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। पैसिव में इसका बनेगा किताबें बेची जाती हैं, इस तरह से। अब देखिए एक्टिव में क्या सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, रामू सेल्स बुक्स, यानी कि रामू बुक बेचता है, किताबें बेचता है, इस तरह से। अब पैसिव में कैसे बनेगा, बुक्स आर सोल्ड। अब देखिए ये जो है रामू सेल्स बुक्स, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है एक्टिव में प्रेजेंट का इंडेफिनिट, लेकिन मैंने आपको बताया था आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, कंटिन्यूअस की लग जाएंगी इंडेफिनिट में। तो अब मैं जब इंडेफिनिट का पैसिव बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बुक, तो ये आ जाएगा सबसे आगे, यानी कि बुक्स सबसे आगे आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी कंटिन्यूअस वाली, इज एम आर में से कोई एक, तो बुक्स ज्यादा है तो आर का हमने यूज कर दिया। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो बुक्स आर सोल्ड। इस तरह से आपको इसे समझना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूं, दूध बेचा जा रहा है। इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि इसका क्या जो है इंग्लिश बनेगी और ये कौन से टेंस का है, एक्टिव में और पैसिव दोनों में आपको बनाकर दिखाना है। दूध बेचा जा रहा है, इसको आपको बनाकर दिखा देना है, पैसिव में भी और एक्टिव में भी। एक्टिव में आप लिख सकते हो राम दूध बेच रहा है, इस तरह से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप उसे भी हमें शेयर कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।